1945 का साल। दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था और इसी दौरान एक खबर ने भारत के दिल को हिला दिया। कहा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के एक प्लेन क्रैश में शहीद हो गए। लेकिन क्या यह सच था या फिर यह सिर्फ एक कहानी थी जिसे दुनिया को सुनाया गया? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े राज पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के आसपास घूमती कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर। क्या वो सच में 1945 में मर गए थे या फिर उनका सफर उसके बाद भी जारी रहा? एक ऐसा राज जिसका जवाब आज तक भारत को नहीं मिला। 23 अगस्त 1945 टोक्यो रेडियो ने घोषणा की, नेताजी का विमान ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। कहा गया कि उनका शरीर जल गया और उनकी मौत तुरंत हो गई। जापानी डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी और नेताजी के परिवार को भी यही बताया गया। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, नेताजी का शरीर कभी भारत नहीं लाया गया। ना तो कोई फोटो, ना कोई डीएनए प्रूफ, सिर्फ एक डरावनी हवा कि नेताजी अब नहीं रहे। लोगों ने तुरंत सवाल उठाना शुरू कर दिया, अगर नेताजी सच में मर गए तो उनका शरीर कहां है? क्यों उनका अंतिम संस्कार भारत में नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नेताजी विमान में थे ही नहीं तो वो गए कहां? 1950 के दशक से लेकर 1980 तक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक संत रहते थे जिन्हें लोग कहते थे गुमनामी बाबा। उनका घर पूरी तरह रहस्यमयी था। उनके पास था रेडियो उपकरण, जर्मन किताबें और नेताजी के समर्थकों के पत्र। कई लोग मानते हैं कि वही नेताजी थे जिन्होंने अपनी असली पहचान छुपा रखी थी। 2015 में एक आयोग ने जांच भी की। कुछ डीएनए सैंपल लिए गए, पर रिपोर्ट आई इनकॉन्क्लूसिव। मतलब, न तो यह साबित हुआ कि वो नेताजी थे, ना ही यह साबित हुआ कि वो नहीं थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नेताजी क्रैश के बाद रूस चले गए थे और वहां सोवियत यूनियन ने उन्हें अपनी निगरानी में रखा, क्योंकि नेताजी के रिश्ते हिटलर और जापान दोनों के साथ थे। रूस ने उन्हें एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना चाहा होगा। लेकिन 1990 के दशक में जब सोवियत फाइलें खुली, कोई साफ सबूत नहीं मिला, सिर्फ अफवाहें और अंदाजे। नेताजी पर आयोग बनते गए। शाहनवाज कमेटी 1956, खोसला आयोग 1970 और मुखर्जी आयोग 1999। सभी की रिपोर्ट अलग अलग थी। एक ने कहा नेताजी प्लेन क्रैश में मरे, दूसरे ने कहा उनकी मौत का कोई सबूत नहीं, और तीसरे ने कहा गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। लेकिन सरकार ने हर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। आज तक भारत में कोई आधिकारिक रुख साफ नहीं है। सोचो जरा, अगर नेताजी जिंदा थे और उन्होंने पूरी जिंदगी गुमनामी में गुजारी, तो उनके दिल पर क्या बीती होगी? जिस इंसान ने आजाद हिंद फौज खड़ी की, जिसने भारत की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्या वो अपने ही लोगों से छुपकर जीना चाहते थे या फिर उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत एक ऐसा राज है जो शायद कभी सुलझ ही न पाए। क्या वो 1945 में विमान दुर्घटना में शहीद हो गए, या फिर वो गुमनामी बाबा के रूप में हमारे बीच जीते रहे, या रूस की किसी जेल में चुपचाप सांसें लेते रहे? सवालों का सिलसिला लंबा है, जवाब शायद हमेशा के लिए गुम हो चुका है। आप क्या सोचते हो? नेताजी की कहानी विमान दुर्घटना से खत्म हुई थी, या ये सिर्फ एक अध्याय था जिसके बाद एक और गुप्त कहानी लिखी गई? 11 जनवरी 1966 उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के साथ शांति समझौता कर चुके थे, लेकिन उसी रात अचानक उनकी मौत हो गई। आधिकारिक बयान आया, हार्ट अटैक। लेकिन आज तक लोग पूछते हैं, क्या शास्त्री जी सच में दिल का दौरा पड़ने से मरे थे या फिर उन्हें झड़ दिया गया था? 10 जनवरी की रात शास्त्री जी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद समझौता साइन किया। यह भारत पाक युद्ध 1965 का अंत था।
उस रात उन्होंने अपने परिवार से फोन पर बात की। उन्होंने कहा, आज मुझे बहुत हल्कापन लग रहा है, दिल को सुकून है। लेकिन आधी रात के बाद अचानक खबर आई, शास्त्री जी को सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर बुलाए गए और सुबह तक वो नहीं रहे। सरकार ने कहा, शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया। लेकिन सवाल उठा, उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया था? उनकी नाक और मुंह से झाग क्यों निकल रहा था? पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने कहा, मेरे पति को जहर दिया गया था। यह आरोप तब से आज तक गूंज रहा है। एक, दूध का गिलास। शास्त्री जी ने सोने से पहले दूध मंगवाया था। उनके बेटे कहते हैं, शायद उसी दूध में कुछ मिला था। बिना पोस्टमार्टम आजाद भारत के प्रधानमंत्री की अचानक मौत हुई, लेकिन कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। क्यों? नीले धब्बे, आंखों और शरीर पर नीले निशान थे, जो अक्सर पॉइजनिंग में होते हैं। इतने सारे संकेत होने के बावजूद सबूत क्यों दबा दिए गए? कहा जाता है कि शास्त्री जी कुछ बड़े कदम उठाने वाले थे। वो भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने वाले थे। कुछ ताकतवर उद्योगपतियों के खिलाफ कदम उठने वाले थे। रूस और अमेरिका दोनों के दबाव में थे। क्या इन कारणों से उन्हें रास्ते से हटाया गया, या ये सिर्फ इत्तेफाक था? उस दौर में शीत युद्ध, कोल्ड वॉर चल रहा था। भारत रूस के नजदीक था, लेकिन अमेरिका भी भारत पर नजर रख रहा था। कुछ लोग कहते हैं, शास्त्री जी रूस की मिट्टी पर मरे, इसलिए शक केजीबी पर जाता है। वही कुछ कहते हैं, अमेरिका CIA नहीं चाहता था कि भारत पाकिस्तान से शांति करे। तो क्या किसी विदेशी एजेंसी ने उनकी मौत का षड्यंत्र रचा? कई इतिहासकार मानते हैं, शास्त्री जी समझौते से खुश नहीं थे। कहा जाता है कि उन्होंने उसी रात कुछ गोपनीय फाइलें देखी और असंतुष्ट थे। क्या उन्होंने कुछ ऐसा जान लिया था जो उन्हें जान से हाथ धोने पर मजबूर कर गया, या ये सब सिर्फ अटकलें हैं? ललिता शास्त्री बार बार कहती रही, मेरे पति को जहर दिया गया था। उनके बेटों ने सरकार से जांच की मांग की। कई बार RTI लगाई गई, लेकिन सरकार ने फाइलें सार्वजनिक करने से मना कर दिया। कहा गया, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सोचिए, एक प्रधानमंत्री की मौत और उसका सच जनता से क्यों छुपाया जाए? लाल बहादुर शास्त्री एक साधारण परिवार से निकले नेता, जिन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। उन्होंने देश को सादगी और ईमानदारी से चलाया। ऐसे इंसान की मौत अगर सचमुच षड्यंत्र में हुई, तो यह भारत के लिए सबसे बड़ा अन्याय होगा। 11 जनवरी 1966 की वो रात भारत के इतिहास में एक ऐसा सवाल छोड़ गई, क्या लाल बहादुर शास्त्री की मौत प्राकृतिक थी, या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा? 24 जनवरी 1966 स्विट्जरलैंड के मॉन्ट ब्लैंक पर्वत पर एक एयर इंडिया का विमान कांचनजंगा अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस विमान में सवार थे भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। सरकार ने कहा, यह एक एयर क्रैश था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं यह कोई सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। डॉक्टर होमी भाभा को भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की नींव रखी। उनका सपना था भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना। 1960 के दशक तक भारत तेजी से न्यूक्लियर रिसर्च में आगे बढ़ रहा था। भाभा का कहना था, अगर मुझे 5 साल दिए जाए तो मैं भारत को परमाणु बम बनाकर दे सकता हूं। यह बयान पश्चिमी देशों के लिए खतरे की घंटी था। एयर इंडिया का विमान बॉम्बे से रवाना हुआ। भाभा जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सम्मेलन में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही विमान मोंट ब्लांक पहाड़ी क्षेत्र से गुजरा, वो पहाड़ से टकराकर क्रैश हो गया। 211 लोग मारे गए और भाभा भी उनमें शामिल थे। सरकार ने कहा, यह नेविगेशनल एरर यानी तकनीकी गलती के कारण हुआ, और मामला वहीं बंद कर दिया गया। लेकिन जल्द ही सवाल उठने लगे।
विमान इतनी बड़ी चूक कैसे कर गया? भाभा की सीट और उनका सामान क्यों कभी नहीं मिला? क्या ये वाकई तकनीकी गलती थी या जानबूझकर गिराया गया? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे से कुछ महीने पहले ही सीआईए को चेतावनी दी गई थी कि भारत का परमाणु कार्यक्रम खतरनाक साबित हो सकता है। तो क्या सीआईए ने ही भाभा को रास्ते से हटाया? 1970 के दशक में एक अमेरिकी पत्रकार ने दावा किया, सीआईए ने भाभा की हत्या करवाई। कहा गया कि विमान के कार्गो सेक्शन में बम रखा गया था, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट्स ने इसे हमेशा नकार दिया। फिर भी एक अजीब संयोग सामने आया। 1965 में, सिर्फ एक साल पहले, भाभा ने एक इंटरव्यू में कहा था, भारत परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। और कुछ महीनों बाद वो दुर्घटना का शिकार हो गए। भाभा की मौत के बाद भारत का परमाणु कार्यक्रम धीमा पड़ गया। उनके बाद विक्रम साराभाई ने कमान संभाली, लेकिन वो ज्यादा ध्यान स्पेस प्रोग्राम पर देते थे। कहा जाता है, अगर भाभा जीवित रहते तो भारत शायद 1974 से भी पहले परमाणु बम बना लेता। क्या यही वजह थी कि उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा? आज तक उस क्रैश का सच साफ नहीं हुआ। ना तो कोई बम के सबूत मिले, ना ही सीआईए के खिलाफ ठोस प्रमाण। लेकिन इतने सालों बाद भी यह शक कायम है, क्या भाभा की मौत एक साधारण एयर क्रैश थी या फिर एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र? 24 जनवरी 1966 की वो ठंडी सुबह, भारत ने सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि अपने भविष्य की दिशा खो दी। आधिकारिक इतिहास कहता है, ये एक विमान दुर्घटना थी, लेकिन साजिश के धुंधले साए कहते हैं, डॉक्टर होमी भाभा को जानबूझकर मारा गया। सच क्या है, शायद कभी सामने ना आए। 23 जून 1980, नई दिल्ली का सफदरजंग एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी का सबसे चहेता बेटा संजय गांधी अपने विमान में टेक ऑफ करता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो विमान क्रैश हो जाता है। भारत की राजनीति का भविष्य अचानक बदल जाता है। सरकारी बयान था, प्लेन क्रैश एक साधारण दुर्घटना थी, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई ये एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी चाल छुपी थी? संजय गांधी का जन्म 1946 में हुआ। आपातकाल 1975 से 1977 तक के दौरान उन्हें इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी माना जाने लगा। उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही थी। कई लोग कहते थे, इंदिरा गांधी के बाद भारत का प्रधानमंत्री वही बनेंगे। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा और तेजी से लिए गए फैसलों ने कई दुश्मन भी बना दिए थे। स्लम क्लीनिंग प्रोग्राम, जबरन नसबंदी अभियान, इनसे उनके खिलाफ गुस्सा भी बहुत बढ़ा। 23 जून की सुबह संजय गांधी अपने दोस्तों के साथ पिट्स S2A विमान उड़ाने निकले। वो बेहद अनुभवी पायलट नहीं थे, लेकिन उन्हें स्टंट और स्पीड का शौक था। कुछ मिनट उड़ान भरने के बाद वो अचानक लो लेवल एरोबैटिक्स करने लगे। विमान असंतुलित हुआ और दिल्ली की हवा में एक तेज धमाके के साथ वो जमीन पर गिर गया। सिर्फ 33 साल की उम्र में संजय गांधी की मौत हो गई। सरकारी जांच ने कहा, संजय ने विमान को बहुत नीचे और बहुत तेज उड़ाया। अनुभव की कमी और लापरवाही के कारण विमान क्रैश हो गया। लेकिन सवाल यही है, क्या इतने बड़े राजनैतिक वारिस की मौत इतनी आसानी से मान ली जाए? कई थ्योरीज सामने आई। कहा गया कि विमान में तकनीकी खराबी पहले से थी। कुछ लोगों का दावा, विमान के इंजन से छेड़छाड़ की गई थी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर संजय गांधी प्रधानमंत्री बन जाते तो कई ताकतवर नेताओं का करियर खत्म हो जाता। तो क्या किसी ने उन्हें जानबूझकर रास्ते से हटाया? संजय गांधी की मौत के बाद राजनीति की दिशा पूरी तरह बदल गई। उनकी जगह इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को राजनीति में लाया, जो पहले कभी राजनीति में आना नहीं चाहते थे। अगर संजय जिंदा रहते, शायद भारत की राजनीति का चेहरा बिल्कुल अलग होता। शायद राजीव गांधी कभी प्रधानमंत्री न बनते।
23 जून 1980 की उस सुबह भारत ने सिर्फ एक युवा नेता ही नहीं, बल्कि अपने भविष्य का एक अनलिखा अध्याय खो दिया। आज भी यह सवाल गूंजता है, संजय गांधी की मौत तकनीकी गलती से हुई या किसी की चाल से? थार डेजर्ट, राजस्थान का वो रेगिस्तानी इलाका जहां दिन में रेत की तपती गर्मी और रात को ठंडी हवा चलती है। इसी रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गांव है जो 200 साल से खाली पड़ा है। नाम है कुलधरा। लोग कहते हैं एक ही रात में 1500 लोगों का पूरा गांव गायब हो गया। न कोई खून, न कोई लड़ाई, न कोई निशान, सिर्फ एक श्राप। आज तक कोई नहीं जानता क्या हुआ था उस रात। 18वीं सदी में कुलधरा एक समृद्ध बस्ती थी। यहां रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, जो अपनी खेती, पानी के सिस्टम और सामाजिक एकता के लिए मशहूर थे। रेगिस्तान में भी उन्होंने उपजाऊ जमीन बना ली थी। घरों में रौनक थी, मंदिरों में घंटियां बजती थीं और गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी। लेकिन फिर एक रात आई और सब कुछ मिट गया। लोक कथाओं के अनुसार जब गांव वाले अपना घर छोड़ रहे थे, उन्होंने श्राप दिया, कुलधरा और इसके आसपास के 84 गांवों में कभी कोई नहीं बस पाएगा। और आज भी वो श्राप जारी है। कहा जाता है जो भी यहां बसने की कोशिश करता है उस पर मुसीबत टूट पड़ती है। अजीब आवाजें, आसमान से गिरते पत्थर, रात में चलते साए। क्या ये सिर्फ लोक कथा है या सचमुच कोई अलौकिक शक्ति यहां मौजूद है? एक और कहानी कहती है, जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह बड़ा ही क्रूर शासक था। उसकी नजर गांव की एक सुंदर ब्राह्मण कन्या पर पड़ी। उसने जबरन शादी करने की ठानी। गांव वालों के सामने इज्जत का सवाल था, तो उन्होंने एक रात चुपचाप अपना घर बार छोड़ दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, और कुलधरा एक बर्बाद, भूतिया गांव बन गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं ये सारी कहानियां लोक कथाएं हैं। असल वजह थी अकाल और भारी कर, टैक्स। ब्रिटिश हुकूमत और स्थानीय राजाओं ने इतना टैक्स लगाया कि रहना नामुमकिन हो गया। लोग मजबूरी में अपना सब कुछ छोड़कर एक ही रात में यहां से चले गए। आज भी जब सूरज डूबता है, कुलधरा की हवा बदल जाती है। टूरिस्ट कहते हैं यहां कदमों की आहट सुनाई देती है। कुछ लोग बताते हैं किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। एएसआई ने इस गांव को संरक्षित स्मारक घोषित किया है, लेकिन रात में यहां रुकने की इजाजत किसी को नहीं है। तो क्या सरकार भी जानती है कि यहां वाकई कुछ अलग ही ताकत काम करती है? आप क्या मानते हो? कुलधरा एक शापित गांव है या एक ऐतिहासिक पहेली जिसका सच शायद कभी सामने ना आए? 26 दिसंबर 2004, एक ऐसी तारीख जो एशिया के लिए कभी भूलने लायक नहीं। सुबह 7:59 पर समंदर के भीतर 9.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, और उसके कुछ ही मिनटों बाद एक विशाल सुनामी ने भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया को तबाह कर दिया। 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों घर बिखर गए। आधिकारिक कहानी कहती है यह एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन साजिश की कहानियां कहती हैं यह सुनामी एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा थी, एक मान मेड डिजास्टर। आखिर इसके पीछे क्या सच है? वैज्ञानिक कहते हैं यह सुनामी समुद्र के नीचे आए एक बड़े भूकंप से हुई। सुमात्रा के तट के पास टेक्टोनिक प्लेट्स ने एक दूसरे को धक्का दिया। लाखों टन पानी में ऊर्जा रिलीज हुई, और वही ऊर्जा बन गई 30 फीट ऊंची लहर। फिजिक्स सिंपल है, लेकिन जब तबाही इतनी बड़ी हो तो साजिश की कहानियां भी जन्म लेती हैं। एक पॉपुलर थ्योरी है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑनरोरल रिसर्च प्रोग्राम, एक अमेरिकी प्रोजेक्ट जो वायुमंडल और मौसम नियंत्रण पर रिसर्च करता था। साजिश सिद्धांतकार कहते हैं हैरप असल में एक सीक्रेट हथियार था जो मौसम को नियंत्रित कर सकता था। भूकंप, बाढ़
यहां तक कि सुनामी भी आर्टिफिशियली ट्रिगर कर सकता था। और 2004 की सुनामी उसकी टेस्टिंग ग्राउंड थी। कुछ और लोग मानते हैं हिंद महासागर में सीक्रेट अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे। उनके धमाके ने ही भूकंप को ट्रिगर किया। इस थ्योरी को ताकत मिलती है इस बात से कि सुनामी के कुछ ही दिनों बाद रिपोर्ट आई थी कि यूएस नेवी हिंद महासागर में सक्रिय थी। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट एक और सवाल उठाते हैं। 2004 सुनामी के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने हिंद महासागर में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बहुत बढ़ा दी। क्या यह उनकी नौसेना की प्रभुता दिखाने का बहाना था? और एक अजीब संयोग, सुनामी से कुछ ही दिन पहले यूएस नेवी ने हिंद महासागर में बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइजेस किए थे। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस था? एक और अजीब बात, सुनामी से कुछ घंटे पहले कुछ विदेशी वैज्ञानिकों और एजेंसियों ने अनयूजुअल साइज्मिक एक्टिविटी डिटेक्ट की थी, लेकिन चेतावनी जारी नहीं हुई। सवाल यह है, अगर डेटा था तो चेतावनी क्यों नहीं दी गई? क्या जानबूझकर इसे इग्नोर किया गया ताकि डिस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व किया जा सके? जरा सोचिए, क्रिसमस के अगले दिन जब लोग जश्न मना रहे थे, एक वेव ने उनका पूरा जीवन छीन लिया। बच्चे, परिवार, घर, सब चला गया। अगर यह वाकई प्राकृतिक आपदा थी तो हम कहते नेचर्स फ्यूरी, लेकिन अगर यह मैन मेड था तो सोचिए इंसानियत कितनी खतरनाक हद तक जा सकती है। मेनस्ट्रीम साइंस कहती है यह एक टेक्टोनिक इवेंट था, एक प्राकृतिक त्रासदी, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं यह एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था जो कंट्रोल से बाहर चला गया। सच क्या है, शायद हमें कभी ना पता चले। एक तरफ विज्ञान का एक्सप्लेनेशन है और दूसरी तरफ राजनीति और सीक्रेसी की परछाई, और बीच में 2 लाख लोगों की खामोश कहानी।